हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है 12 फरवरी को बीपीएससी का आप सभी का एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम 68वीं बीपीएससी का, जिसमें कि आप सभी के लिए जो है बीपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इससे पहले हम आपका जो परम आईएएस का 5 प्रैक्टिस सेट था उसे समाप्त करवा दिए हैं। अब इम्तिहान के जो प्रैक्टिस सेट है उससे हम अभी कर रहे हैं। टोटल इसमें 10 या 11 प्रैक्टिस सेट होगा या फिर 5 या 6 जो भी होगा, इसमें हम सारा कंप्लीट करवा देंगे। अभी तक जो हमारे पास आया है उसके अकॉर्डिंग हमने ये बताया है कि इसमें टोटल इतना प्रैक्टिस सेट है। तो इसे देखते हैं। और आज हम सेकेंड नंबर प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। फर्स्ट कल अपलोड हो चुका था, पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और वीडियो भी इसका आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट हमने इसका बना दिया है ऑलरेडी, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दें कि एडुटेरिया का बीपीएससी का जो प्रैक्टिस सेट आने वाला है वो अभी तक तो नहीं आया है, बट अगर आज से कल तक में आ जाता है तो उसे भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को तब तक लगाइए और अपना एक्यूरेसी जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने कितना सही किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा उपन्यास के लेखक हैं। तो द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा उपन्यास के लेखक जो हैं वो शेहान करुणातालिका हैं। कौन? शेहान करुणातालिका। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लेखक श्रीलंकाई हैं, शेहान करुणातालिकाई हैं और इस उपन्यास के लिए उन्हें 2022 का बुकर पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये नाडी फिजी में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो 15 से लेके 17 फरवरी 2023 को फिजी में आयोजित होगा। फिजी के नाडी शहर में होने वाले इस सम्मेलन का आयोजन फिजी सरकार के सहयोग से भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और ये 11वें क्रम का है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 11वां क्रम निकल गया, 12वां क्रम का है। और 11वां क्रम का जो हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में, वो मॉरिशस में हुआ था। कहाँ पे? मॉरिशस में हुआ था। तो आप पिछला भी याद रखिएगा। महिलाओं के एशियाई कप क्रिकेट 2022 में भारत ने श्रीलंका को हराकर खिताब जीता। तो 7वीं बार जीता है, 7वीं बार। आयोजन कहाँ पे हुआ है? बांग्लादेश में। विजेता बना है भारत, उप विजेता श्रीलंका रहा है और ये 8वां संस्करण था। तो प्रश्न है आपका कि महिला के एशियाई कप क्रिकेट 2022 में भारत ने श्रीलंका को हराकर 7वीं बार खिताब जीता है। श्रीलंका इसका उप विजेता रहा है, भारत इसका विजेता रहा है। आयोजन ये बांग्लादेश में हुआ है। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, मुलायम सिंह यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया के बारे में औसत्य कथन की पहचान करें। मुलायम सिंह यादव ये राजनीतिक कैरियर से जुड़े हुए हैं, आपको पता होगा। और ये जो थे 1967 में 1967 में मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। फिर 1989 में जो है मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए पहला चुनाव जीता था और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार जो है सेवा दिया है। 1992 में यानी कि 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का स्थापना भी किया और मुलायम सिंह यादव ने सांसद के रूप में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का प्रतिनिधित्व भी किया था। उनका अगर हम बात करें तो उन्होंने 1989 से 1991, फिर 1993 से 1995, फिर 2003 से 2007 3 बार मुख्यमंत्री पद में रहे थे। और ये जो है 1996 से 1998 तक उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा के 7 चुनाव, उत्तर प्रदेश यूपी विधानसभा के 10 चुनाव जीते थे। तो ये याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, उन्होंने वर्ष 1994 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। ये कथन आपका जो है असत्य है, क्योंकि 1994 जो है ये कथन आपका सत्य नहीं है। कब किए थे? 1992 में, हम पहले भी बता चुके हैं, 1992 में। अगला है, देश के नए रक्षा सचिव नियुक्त किए गए। तो देश के नए रक्षा सचिव नियुक्त किए गए गिरधर अरमाने। कौन? गिरधर अरमाने। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के आंध्र प्रदेश कैडेट के श्री गिरधर नाम है ना, गिरधर अरमाने देश के नए रक्षा सचिव 1 नवंबर 2022 को बनाए गए।
निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2022 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं या प्राप्तकर्ता में शामिल नहीं है? तो 3 व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें कि एक एलन एस्पेक्ट जो है ये शामिल नहीं है। रसायन क्षेत्र में 2022 का पुरस्कार जीतने वाले 3 वैज्ञानिक को संयुक्त रूप से दिया गया है। एक तो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की कैरोलिना बटोर्जी डेनमार्क, कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के मार्टिन मेडल और अमेरिका के स्क्रिप्ट रिसर्च सेंटर की बैरी शार्पलेस शामिल हैं। ये तीनों को दिया गया है, कैरोलिना बटोर्जी के बैरी शार्पलेस, मार्टिन मेडल, बाकी एलन एस्पेक्ट ये शामिल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संदर्भ में औसत्य कथन की पहचान करें। पहला कथन है कि इस रिपोर्ट में भारत को भूख की सीरियस स्थिति वाला देश माना गया है। इस इंडेक्स में भारत का 106वां स्थान मिला है। भूख की स्थिति का मापन 4 पैरामीटर पर आधारित है। इस इंडेक्स में भारत का सूचकांक यानी स्कोर 28.1 अंकित किया गया है। कौन सा सही है? तो इसमें आपका सही होगा बी और डी। इस इंडेक्स में भारत का स्थान 106वां स्थान है। उसके बाद इस इंडेक्स में भारत का सूचकांक यानी स्कोर 28.1 अंकित किया गया है। तो इस दोनों कथन जो है, ये दोनों कथन आपका सत्य है, इसलिए आंसर असत्य है, इसीलिए कथन आपका ई हो जाएगा और असत्य कथन को आपको चुनना है। चलिए बात करते हैं कि भारत का स्कोर है क्या। तो भारत का स्थान है 107वां ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक है, और भारत सूचकांक का स्कोर देखा जाए तो 29.1 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। जॉर्जिया मेलोनी डैश की नई प्रधानमंत्री बनी है। तो जॉर्जिया मेलोनी जो प्रधानमंत्री बनी है कहाँ की? इटली की बनी है, इटली की। और 48 वर्षीय जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं राजधानी यहाँ का क्या है? रोम है। जॉर्जिया की राजधानी कहाँ? इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले हमने बात किया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। इसे जारी कौन करता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करता है दो गैर सरकारी संगठन। जर्मनी का जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड द्वारा जारी किया जाता है, इसे याद रखिएगा। 9वां नंबर प्रश्न देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई है? तो ये राजस्थान में किया गया है। इस प्रतिमा को राजस्थान में राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थापित किया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई जो है वो 369 फीट है और इस प्रतिमा का लोकार्पण प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बाबू ने किया। 10 नंबर प्रश्न है, विश्वविद्यालय के टाइम्स वैश्विक रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके की जो है वो रही है। शीर्ष 300 में भारत का एकमात्र संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIC बेंगलुरु जो है वो 251 से 300 रैंक के बीच रखा गया है, भारत में मात्र एक। और वही आपका अगर विश्व में पूछा गया है तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके का जो है उसे शीर्ष स्थान पर रखा गया है। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो पंचगनी महाराष्ट्र को। पंचगनी कहाँ का जगह है? महाराष्ट्र का। और इसे 1 लाख से अधिक जनसंख्या में सबसे स्वच्छतम शहर इंदौर है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या में पूछे तो वो शहर आपका इंदौर हो जाएगा, लेकिन आपसे यहाँ से 1 लाख से कम में पूछा गया है तो पंचगनी महाराष्ट्र का हो जाएगा। प्रचंड निम्नलिखित में से क्या है? तो प्रचंड की बात करें तो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहले इसे देखते हैं, अकॉर्डिंग उसका आंसर देखेंगे। देश में विकसित तथा वायुसेना में शामिल किया जा चुका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। प्रचंड जो है वो देश में विकसित वायुयान में शामिल किया जा चुका है। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है और प्रचंड युद्धक हेलीकॉप्टर का विनिर्माण HAL द्वारा किया गया है। इसे 3 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है 2022 में। ठीक है, तो आंसर आपका एक करेक्ट हो गया प्रचंड के बारे में। निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा बिजली वाला गांव घोषित किया गया है? तो मोथेरा गुजरात का जो है, मोथेरा गुजरात का, इसे 24x7 सौर ऊर्जा बिजली वाला गांव घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 अक्टूबर 2022 को गुजरात राज्य के मेहसाना या फिर मेहसाना जनपद के मोथेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा बिजली वाला गांव घोषित किया गया।
और यह गांव सूर्य मंदिर के लिए भी विख्यात है, सूर्य मंदिर के लिए भी विख्यात है। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक उत्खनन में हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी, क्लीवर तथा गड़ासा जैसे 12,000 वर्ष पुराने अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं? तो नाथममेदु तमिलनाडु से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा चेन्नई के निकट नाथममेटू स्थान पर किए गए उत्खनन में 12,000 वर्ष से अधिक पुरानी कुल्हाड़ी, खुरचनी, क्लीवर्स और गड़ासा आदि का समकालीन वस्तु, कांच के नंग आदि पाए गए हैं। अंबेडकर परिपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दीक्षाभूमि नागपुर सुमेलित है। उसके बाद जन्मभूमि महोबा, ये भी शामिल सही है। शिक्षा भूमि मुंबई, आपसे कह रहा है सुमेलित नहीं है, ये आपका सुमेलित नहीं है। भारत सरकार ने डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर से जुड़े पंच तीर्थों को मिलाकर अंबेडकर परिपथ विकसित करने का निर्णय लिया है। सभी लोग जानते होंगे, इस करंट अफेयर को आप लोग ने पढ़ा होगा। जन्मभूमि उनका महोबा बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षा भूमि लंदन है, शिक्षा भूमि लंदन है, ठीक है, लंदन हो जाएगा। दीक्षा भूमि की बात करें, एक दीक्षा भूमि है जो दीक्षा भूमि नागपुर है, दीक्षा भूमि नागपुर हो जाएगा। महापरिनिर्माण भूमि दिल्ली है, महापरिनिर्माण भूमि दिल्ली है, ठीक है। उसके बाद चैत्य भूमि की बात करें तो चैत्य भूमि उनका मुंबई हो जाएगा, चैत्य भूमि उनका मुंबई है। तो ये जो है चैत्य भूमि को शामिल किया गया, यही जो है इसे पंच तीर्थों को मिलाकर अंबेडकर परिपथ में विकसित किया जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो गया? सी, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को आरोग्य मंथन कार्यक्रम में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किन स्थानीय बोली को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? आपका स्टेटमेंट दिया है बज्जिका, अंगिका, सुरजापुरी, मगही। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें से एक वज्जिका है और दूसरा आपका सुरजापुरी है। तो इसमें से आंसर आपका केवल 1 और 3 हो जाएगा। सुरजापुरी किशनगंज और सीमांचल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, जबकि वज्जिका मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। तो आंसर आपका बी होगा। ग्रुप ऑफ 4 यानी G4 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G4 समूह मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर केंद्रित है। G4 के सदस्य भारत, जर्मनी, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका है। इसके सभी सदस्य UNSC में अस्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से या सही है? तो इसमें आपका एक सही है और दूसरा 3 सही है। यानी G4 में ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान एक समूह है। ये देश UNSC का अस्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करता है और यह समूह UNSC में सुधार की आवश्यकता पर बल देता है। दैट मीन्स आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। अगला देखते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए किस संगठन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के साथ, NCC संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे निपटने और पुनीत सागर अभियान और टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंजेस प्रोग्राम के माध्यम से स्वच्छ जल निकायों के सार्वभौमिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सितंबर 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी की पहचान कीजिए। तो वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 12 हो चुकी है। इसमें जो नई कंपनी है वो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है, ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम लोग REC बोलते हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ये नवीनतम कंपनी है जिसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा सितंबर 2022 में। इसे पूर्व नवरत्न कंपनी का दर्जा इसे प्राप्त था, पहले ये नवरत्न कंपनी के दर्जा में था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो बजरंग पूनिया का आपने नाम सुना होगा। बजरंग पूनिया जो है, जो ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा। मशहूर पहलवान बजरंग पूनिया जो है 18 दिसंबर 2022 को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं।
विपणन वर्ष 2023 से 24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो देखिए 2000 यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2125 रुपया प्रति क्विंटल। ऑप्शन नंबर ए। चना का समर्थन मूल्य 5335 जो था वो पर केजी था, बढ़ोतरी 105 रुपया हुआ है। और मसूर का था 6000 केजी, वहीं बढ़ोतरी इसमें 500 रुपया का हुआ है 1 केजी पे। अगर हम बात करें कि विपणन वर्ष 2023 से 24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो ये 2125 रुपया प्रति क्विंटल है। भारत के पहले लिथियम अच्छा मैं यहाँ पे सर केजी निकल गया मेरे मुंह से, क्विंटल होना चाहिए। मैं जो बता रही थी चना का समर्थन मूल्य जो है 5335 चना का जो हो जाएगा 5335 क्विंटल पर ग्राम केजी हो जाएगा ना, क्विंटल पर क्विंटल हो जाएगा, है ना, मतलब बोल नहीं पा रही थी मैं इसके बारे में। क्विंटल हो जाएगा, प्रति क्विंटल हो जाएगा चना का। वहीं मसूर का जो 6000 था उसमें 6000 हो गया है, यानी 500 रुपया का प्रति क्विंटल बढ़ोतरी हुआ है, तो चना का 6000 प्रति क्विंटल हो गया है, ये याद रखिएगा। अगला देखिएगा, भारत के पहले लिथियम सेल प्लांट का निर्माण सुविधा का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपका तिरुपति में। मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर 2 तिरुपति में 165 करोड़ रुपया के परिपक्व से अत्याधुनिक लिथियम सेल निर्माण सुविधा स्थापित किया है। और यह लिथियम सेल फैक्ट्री भारत में अपनी तरह की पहली फैक्ट्री है जिसे भारतीय कंपनी द्वारा विकसित और संचालित किया गया है। तो तिरुपति इज द करेक्ट आंसर। बिहार राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को कितने लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया है? 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। बिहार में चल रही मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। एनसीआर डेटा 2021 के अनुसार देश में समग्र अपराध में बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान इसमें 7वां है। एनसीआरबी डेटा 2021 के अनुसार देश में कुल अपराध में बिहार 7वें स्थान पे है, यानी 1.86 लाख आईपीसी मामले पर है। हत्या के मामले में बिहार देश का दूसरा सबसे खतरनाक राज्य है और पहला यूपी है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 26। ज्योतिर्लिंग दर्शन ट्रेन बिहार के किस रेलवे स्टेशन से शुरू हुई है? दरभंगा से शुरू हुई है। बिहार से पहले बार स्वदेश दर्शन टूरिस्ट ट्रेन रवाना होगी। यह 10 अक्टूबर को दरभंगा से शुरू होगी और तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए मुजफ्फरपुर और पाटलिपुत्र जंक्शन पर रुकेगी। किस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1833 का। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चार्टर अधिनियम 1833 में पहली बार जो है भारत सरकार का निर्माण किया गया, जिसके पास ब्रिटिश के कब्जे वाले पूरे क्षेत्रीय क्षेत्र पर अधिकार था, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 1946 की अंतरिम सरकार का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो श्याम पीडी मुखर्जी नहीं थे। श्याम पीडी मुखर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ये नहीं थे। प्रसाद मुखर्जी, पीडी मतलब श्याम प्रसाद मुखर्जी अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं थे। वो स्वतंत्र भारत के पहली कैबिनेट में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। अंतरिम सरकार में सदस्य पोर्टफोलियो आयोजित जो था वो चुदरीगर वाणिज्यक, गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री और जोगिंदर नाथ मंडल विधि मंत्री थे। ठीक है, तो इसमें आपके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो बी हो जाएंगे। असत्य कथन का चयन करना है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कथन तो आपका सही है। एस.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ये कथन आपका असत्य है। उसके बाद है सर वी.एन. राव को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये कथन भी आपका असत्य है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये कथन भी आपका असत्य है। दैट मीन्स कि 2, 3 और 4 ये कथन आप तीनों आपका असत्य है। अब देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और एच.सी. मुखर्जी को उपराष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें आयरिश की संविधान से, तो लिया गया है राष्ट्रपति चुनाव की विधि। उसके बाद एक मिनट, मेरे को थोड़ा सा, तो देखिए इसमें अमेरिका की संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आयरिश की संविधान से राष्ट्रपति चुनाव विधि, भारत सरकार अधिनियम 1935 से राज्यपाल का कार्यकाल और कनाडा के संविधान से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो 1, 2B, 3C, 5D करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 275 का संबंध है। तो अनुच्छेद 275 का संबंध किससे है इसे देखते हैं। तो अनुच्छेद 275 का संबंध हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 275 का जो संबंध है वो है संघ से कुछ राज्यों का अनुदान। ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर अनुच्छेद आपको 200 देता तो इसमें क्या होता कि विधायक पर राज्यपाल की स्वीकृति। 263 भी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा आपका अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान 263 में है। 265 में क्या है? विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो गया। संघ से कुछ राज्यों का अनुदान अनुच्छेद 275 में है। 73 देखिए, प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम लिखिए। तो प्रस्तावना में अगर हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो वर्णित है उस शब्द को अगर हम सही क्रम में करें तो सबसे पहले आता है समाजवादी, फिर आता है धर्मनिरपेक्ष, फिर आता है लोकतंत्रात्रिक, फिर गणतंत्र, फिर स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन आपका ई करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन आप में नहीं दिया हुआ है। किस वाद में मूल्य संरचना का आकार मिला है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का भारत के संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। यह एक न्यायिक नवाचार है और केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे आकार दिया गया था। बिहार में शराबबंदी उसी सिद्धांत की परिकल्पना करती है जैसा कि नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है, जिसको हम लोग DPSP बोलते हैं। वो अनुच्छेद 47 है। अनुच्छेद 47 सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, नशीले पेय और दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए है। 48 में क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो है गौ हत्या पे रोक है, यानी कि गाय, बछड़ा, दुधारू और बाहक मवेशियों के वध को रोकने के लिए है। अनुच्छेद 46 देखिएगा, ये कमजोर वर्ग में हितों को बढ़ावा देना, यानी जैसे कि विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों को बढ़ावा देना। वहीं अनुच्छेद 43 आपका कुटीर उद्योग से संबंधित है। इतने भी अनुच्छेद है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? तो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। अनुच्छेद 58 में 58 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यता का उल्लेख है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए तभी पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका होगा, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होगा। ठीक है, ये सब कंडीशंस होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। राज्यों के किस युग्म के पास राज्यसभा में बराबर सीटें हैं? तो आंध्र प्रदेश और गुजरात इस दोनों में 11-11 है। ठीक है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में आपका 19 हो जाएगा और तमिलनाडु में आपका 18 है। बिहार और पश्चिम बंगाल को अगर देखें, बिहार में आपका 16 हो जाएगा और पश्चिम बंगाल में 19 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सिक्किम और मणिपुर। तो सिक्किम में देखिएगा तो 1 और मणिपुर में भी 1 है। तो आंसर आपका ई हो जाएगा क्योंकि ये भी आपका सही और एक ये भी सही है। लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या कितना होता है? तो 1/10 कोरम होता है सदन की बैठक के लिए। गणपूर्ति, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए सदन की कुल सदस्य की संख्या का 10वां हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। धन विधायक के संबंध में सही कथन का चयन करें। इसे अनुच्छेद 109 में परिभाषित किया गया है। सबसे पहले हम आपको बता दें, धन विधायक 110 में है। किसी भी सदन में इसे पेश किया जा सकता है। तो धन विधायक को जो है वो लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा में, याद रखिएगा।
धन विधेयक पारित करने के लिए राष्ट्रपति से सहमति की आवश्यकता नहीं है। तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद धन विधेयक को मान्यता में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक अंतिम मत होता है। अब कह रहा है आपसे कि सही कथन का चयन करें, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। धन विधेयक की मान्यता में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, यही कथन एक सत्य है। लोक लेखा समिति की संरचना क्या है? तो लोक लेखा समिति की जो संरचना है वो है लोकसभा के सभी 22 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी। लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। मंत्री की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिएगा कि कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं? तो 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं। वो 3 है आपका जम्मू कश्मीर जिसकी श्रीनगर गर्मियों की राजधानी है, और जम्मू जो है वो सर्दियों के दौरान है। इसमें सीटों की संख्या 89 है। नेक्स्ट दिल्ली, यहाँ पे जो सीट की संख्या है वो 70 है। फिर पुडुचेरी में 33 सीटें हैं। तो भारत के अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेश सीधे प्रशासक या उपराज्यपाल द्वारा शासित होते हैं, इस 3 के अलावे। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दांडी मार्च की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 की घटना है, दांडी मार्च 1930। फिर साइमन कमीशन जो था ये नवंबर 1927 की घटना है। और फिर है आपका पूना पैक्ट 1932 की घटना है, और इरविन समझौता 1931 की घटना है। तो सबसे पहले आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका 1 हो जाएगा, 2 1 4 3 किस में है? 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन में दूसरी बार जो है अध्यक्ष चुने गए थे 1938 में। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सत्य है। आज़ादी के बाद गोवा फ्रांस का उपनिवेश बना रहा, गलत है। आज़ादी के बाद पुडुचेरी एक फ्रांसीसी उपनिषद बना रहा, ये कथन आपका जो है वो सत्य है, क्योंकि आपको सत्य कथन ही तो ढूंढना है इसमें से, इसलिए आपका ये सत्य है। उसके बाद दिया है कि गोवा 1961 में औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ, तो ये भी सही है। 1969 में पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश बना, ये गलत है। 1 जुलाई 1963 को जो है 1963 को पुडुचेरी जो है ये आपका केंद्र शासित प्रदेश बनता है 1963 को। किससे मुक्त होकर के? तो फ्रांसीसी नियंत्रण से मुक्त होकर के। और वहीं गोवा जो है 1510 से 1961 तक पुर्तगाली उपनिषद था, तो इसीलिए आपका 2 और 3 ही केवल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा से संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित आपका शिक्षा से संबंधित की बात करें तो इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जालियांवाला हत्याकांड जांच के लिए जो है वो 1 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी का गठन किया गया था, बाकी सभी समिति शिक्षा से संबंधित है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ई। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम साप्ताहिक हिंदू समाचार पत्र कौन है? बिहार बंधु कोलकाता में 1872 में स्थापित, बाद में इसका प्रकाशन पटना से शुरू हुआ। बिहार बंधु बिहार का पहला साप्ताहिक हिंदू समाचार पत्र था। वहीं हिंदी बिहारी 1913 में बिहार के नील कस्तकगरों की दुर्दशा को प्रकाशित करने वाला पहला पत्र था। और सर्वहितैषी का नाम सर्वहितैषी जो है ये 1890 में बिहार का पहला हिंदी दैनिक पत्रिका था। रुद्रादामन प्रथम का संबंध किस अभिलेख से है? तो रुद्रादामन प्रथम का संबंध जो है वो जूनागढ़ अभिलेख से है। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। भित्री स्तंभ लेख की बात करें तो ये स्कंदगुप्त से हो जाएगा, भित्री स्तंभ लेख। देवपारा की बात करें तो ये विजय सेना का है, विजय सेना का देवपारा। और रुद्रादामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख है, दैट मीन्स आंसर आपका डी हो जाएगा। एक कृत्रिम ईंट से बना डॉकयार्ड या फिर बंदरगाह वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल निम्न में से है? तो वो लोथल है। वर्तमान गुजरात में स्थित है ये लोथल, और एक हड़प्पाई स्थल है जहां भोगवा नदी के तट पर एक कृत्रिम ईंट का गोदी है। धौलावीरा सबसे नया हड़प्पा स्थल है जो गुजरात के कच्छ के मंदसर के तट स्थित है, धौलावीरा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा।
49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उदात्री या फिर उदाता निम्न में से किस वेद से संबंधित है? तो उदात्री या फिर उदाता जो है ये सामवेद से संबंधित है। देखिए अलग अलग वेद को पढ़ने वाले को पाठकर्ता पुजारी का अलग अलग नाम था। तो जो ऋग्वेद को पढ़ते थे उसको होत्री कहते थे, ठीक है। सामवेद को पढ़ने वाले को उदात्री कहा जाता था। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्वयु कहते थे और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्राह्मण कहते थे, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक सूक्तों में किस जैन तीर्थकर का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वैदिक सूत्रों में ऋषभदेव पहले जैन तीर्थकर थे, फिर अरिस्टोनॉमी 22 में जैन तीर्थकर का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक भजनों में मिलता है 24 तीर्थकर, महावीर स्वामी अंतिम जैन तीर्थकर थे। तो आंसर आपका ई करेक्ट हो जाएगा। हर्यक वंश के प्रथम और अंतिम शासक का कौन सा जोड़ा सही है? तो वो बिंबिसार और नागदशक, ये जोड़ा आपका बिल्कुल सही है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को मार डाला था और शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। चोल काल में जिलों के प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो चोल काल में नाडु हो जाएगा, नाडु। मंडलम प्रांत था, वलनाडु मंडल, नाटू जिला, कुर्रम गांव। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिएगा, द्वैध शासन की सही परिभाषा हो सकती है? तो द्वैध शासन की परिभाषा होती है अधिकार के बिना दायित्व। ऑप्शन नंबर ए। बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली की शुरुआत किया था और इसके तहत कंपनी अपने पास दीवानी और निजामत रखती थी, जबकि प्रशासनिक अधिकार नवाब को दिए गए थे। कंपनी को मुगल शासक से सिविल कार्य और बंगाल के सूबेदार से निजामत का कार्य प्राप्त हुआ था और इस व्यवस्था से नवाब नाम मात्र का शासक बना रहा। तो इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो अधिकार रहित उत्तरदायित्व करेक्ट होगा। डंडा फौज का स्थापना किसने किया था? तो डंडा फौज का स्थापना किसने? जयप्रकाश नारायण ने किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद चमन द्वीप ने डंडा फौज की स्थापना की थी 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है और उसके बाद जो है डंडा फौज का स्थापना किया गया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई जो थे ये मद्रास में 1905 में जब बंगाल विभाजन शुरू हुए तो स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व में मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था और बंगाल विभाजन की घोषणा के जवाब में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। इसके बाद राष्ट्रवादी नेता ने मैनचेस्टर के बड़े कपड़े और लिवरपूल के नमक के बहिष्कार की घोषणा की थी। अगला है शेख सरफुद्दीन याहया मनेरी किस पंथ से संबंधित था? तो शेख सरफुद्दीन याहया मनेरी ये फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित था। फिरदौसी संप्रदाय सुहारवर्दी संप्रदाय की एक शाखा थी जिसकी स्थापना बिहार के राजगीर में हुई थी। शेरशाह सूरी के संबंध में असत्य कथन है। दिया है कि दिल्ली पर शासन करने वाला पहला अफगान राजवंश था। तो आसफ खां कहते हैं दिल्ली पर शासन करने वाला अफगान राजवंश लोदी राजवंश था। इसके बचपन का नाम फरीद था, ये भी सही है। बिलग्राम और पानीपत के युद्ध में हुमायूं को हराया था। माप के लिए सिकंदरी गज की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली पर शासन करने वाला पहला अफगान राजवंशी लोदी था। शेरशाह सूरी ने चौसा 1539 और बिलग्राम कन्नौज 1540 की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था। उन्होंने माप के लिए सिकंदरी गज और सने दंडिक पेश किया था, इसीलिए आपका आंसर ई हो जाएगा। अकबर के नवरत्न में किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? तो अकबर के नवरत्न में आसफ खां को सम्मिलित नहीं किया गया था। उनके नवरत्न में शामिल थे मान सिंह, शेख मुबारक, फैजी, उसके बाद ट्रोडोमल था, बीरबल था, अबुल फजल था, तानसेन था, खान खाई खान था, मुल्ला दो प्याजा था, अब्दुल रहीम था। सालवाई की संधि और गवर्नर जनरल के युग्म का चयन करें। तो सालवाई की संधि की अगर हम बात करें तो वारन हेस्टिंग 1782 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंदसौर की संधि आपका होता है, मंदसौर की संधि जो है वो 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय मंदसौर की संधि। उसके बाद जॉर्ज वार्लो की अगर हम बात करें तो 1804 में राजपुर घाट की संधि और लॉर्ड मिंटो की बात करें तो अमृतसर की संधि 1809 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला पुर्तगाली वह हो जाएगा कोचीन 1503,
डच की अगर हम बात करें तो मसूलीपट्टनम 1605 में अपनी कोठी स्थापित करता है। अंग्रेजी की बात करें तो सूरत 1611 और फ्रेंच की बात करें तो सूरत 1668। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। बिहार के दीवानी अधिकार किसे दिए गए थे? तो बिहार का दीवानी अधिकार राजा राम मोहन राय ने 1815 में जब मैं क्वेश्चन अगला पढ़ ली। प्रश्न है आपका कि बिहार के दीवानी अधिकार किसे दिए गए थे? तो राजा सिताब रॉय को। ऑप्शन नंबर बी। दीवानी अधिकार का अर्थ होता है राजस्व वसूल करने का अधिकार। जब बक्सर की लड़ाई की समाप्ति के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी अधिकार दिए गए। बिहार में सिताब राय, उड़ीसा में राजा दुर्लभ राय, मोहम्मद रजा खान बंगाल में और नज़्र-उद-दौला बंगाल का अंतिम नवाब था। नज़्र-उद-दौला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय संबंधित थे। तो राजा राम मोहन राय 1815 में आत्मीय सभा, 1816 में वेदांत सोसाइटी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। तो आंसर आपका ई करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने एक बंगाली पत्रिका संवाद कैमुदी और फारसी भाषा में मिरात उल अखबार संपादन और प्रकाशन भी किया था। ठीक है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी सहमति अधिनियम की आयु कब पारित की गई थी? तो 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में एज ऑफ कांस्टेंट एक्ट यानी कि एज ऑफ कांस्टेंट एक्ट पारित की गई थी। इसने 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी थी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा 1891। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए दिया हुआ है चेरो विद्रोह भूषण सिंह, कोल विद्रोह बुद्धो भगत, पाइका विद्रोह खुर्दा के राजा जगबंधु और ताना भगत गोमधर भगत। तो देखिए इसमें जो आपका असत्य कथन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ताना भगत विद्रोह के नेता जतरा भगत थे, ना कि गोमधर भगत थे। ठीक है। तो आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर है, किसने कहा था यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्टर करते हैं तो भारतीय कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते? ये स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक का था। बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के चरमपंथी गुट से थे। इस प्रश्न का आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्न में से कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड वेब, लॉर्ड हर्सल, हेनरी कॉटन। तो इसमें से जो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे वो लॉर्ड हर्सल थे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जॉर्ज यूल इलाहाबाद में 1888 में थे। जॉर्ज यूल 1888 याद रखिएगा इलाहाबाद। अल्फ्रेड वेब 1894 मद्रास से थे और हेनरी कॉटन बॉम्बे 1904 में। अमेरिका के हिंद संघ की स्थापना किसने की थी? तो अमेरिका के हिंद संघ की स्थापना सोहन सिंह भखाना ने किया था। 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। और लाला हरदयाल सिंह 1913 में सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी की स्थापना। तारकनाथ दास 1907 में कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। श्याम कृष्ण वर्मा की बात करें तो ये लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। सचिंद्रनाथ सन्याल संबंधित थे। तो सचिंद्रनाथ सन्याल का संबंध था अनुशीलन समिति से। 1902 में उत्पत्ति कोलकाता अनुशीलन समिति का एक हिंसक गुप्त संगठन था। सतीश चंद्र बसु, पी मित्रा, सरला देवी, वरिंद्र कुमार घोष ये सभी इस समिति के कुछ महत्वपूर्ण नेता थे। पुलिन दास ने 1905 में ढाका आंदोलन समिति का गठन किया था। वहीं राम वृक्ष बोनीपुरी और अंबिका कांत सिंह 1929 में पटना पाटलिपुत्र युवक संगठन का स्थापना किए थे। 69 है, बिहार से दांडी यात्रा में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो बिहार से दांडी यात्रा में 1 लोग भाग लिए थे। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू किए थे। इस मार्च में बिहार के दरभंगा से गिरिवर चौधरी ने हिस्सा लिया था। रामगढ़ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था मार्च 1940 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों से नाराजगी के कारण 28 महीने तक कार्यालय में रहने के बाद कांग्रेस मंत्रालयों ने इस्तीफा दिया। उसके बाद मार्च 1940 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में रामगढ़ बिहार में वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया।
किस आंदोलन के दौरान बलिया और सतारा में समानांतर सरकारें बनी रही? तो इसमें इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। पूर्व यूपी के बलिया में पहली समानांतर सरकार की घोषणा की गई थी अगस्त 1942 के चीतू पांडे के अधीन। वहीं वाई चौहान महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार बनाने में नाना पाटिल, अच्युत पटवर्धन कुछ महत्वपूर्ण नेता थे और 1942 से 1945 तक शासन किया। अगला है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया गया? तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था, ये था आपका उदयीन। हर्यक वंश के शासक उदयीन या उदयभद्र ने सबसे पहले पाटलिपुत्र शहर को गंगा और सोन नदी के संगम पर राजधानी के रूप में स्थापित किया था, जिसका नाम इसकी राजधानी पहले राजगिरी थी। संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन किसने किया था? तो लाला हेम्ब्रम ने आज़ाद हिंद फौज के अनुसार संथाल परगना में देशोद्धारक दल के गठन किया था। लाला हेम्ब्रम सफाहोर आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे। 74 नंबर प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के साथ 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि पर किस ब्रिटिश अधिकारी ने हस्ताक्षर किया था? तो चार्ल्स मेडकॉफ। किसने? चार्ल्स मेडकॉफ ने 1809 में अमृतसर की संधि पर ब्रिटिश अधिकारी ने हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर, पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की हत्या कर दी गई थी? तो पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। 1872 के पोर्ट ब्लेयर में एक अफगान शेर अली द्वारा वायसराय मेयो की हत्या कर दी। पहली जनगणना 1872 में मेयो के समय में ही हुई थी। उसके बाद है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76, एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत किस गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है? तो हाइड्रोजन के संचयन से होती है। ऑप्शन नंबर सी। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार लगभग कितने वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ था। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया और अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ था। कोकोस प्लेट निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो ये जो है मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। नजका दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। पच्छाव मेघों के निर्माण पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होता है? तो 8000 से लेकर 12000 मीटर पर। ऑप्शन नंबर सी। पच्छाव मेघों के निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। यह पतल तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस स्थान पर होता है? फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है, जिसकी ऊंचाई जो होती है 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहां पर जो कुछ जोहर एवं 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। 81 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम है। तो केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम आपको देखना है तो एक हो जाएगा पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, फिर दिल्ली, फिर पांडुचेरी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। काराकोरम, कैलाश, जास्कर, लद्दाख पर्वत श्रेणियां किस हिमालय का हिस्सा है? तो ये सभी आपका ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। काराकोरम, कैलाश, जास्कर, लद्दाख पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किस नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है? तो कोसी को विश्वासघाती नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हुगली हो जाएगा। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो भागीरथी और हुगली नाम से 2 प्रमुख वितारिकाओं में बढ़ जाती है। हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। इसी के तट पर कोलकाता बंदरगाह, जिसे पूर्व का लंदन भी कहते हैं, वो स्थित है। ठीक है, बिहार में कोसी हो जाएगा। कोपेनहेगन ने भारतीय जलवायु वर्गीकरण की पद्धति किन तत्वों पर आधारित है? कोपेनहेगन की बात करें तो कोपेनहेगन ने जो है ये भारतीय जलवायु के 8 जलवायु प्रदेशों का वर्गीकृत किया है और इन्होंने जलवायु वर्गीकरण के लिए तापमान, वर्षा को आधार बनाया है। इसीलिए आंसर आपका ई हो जाएगा। लेटेराइट मृदा में किस पदार्थ की कमी होती है?
तो लेटेराइट मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, उसके बाद फास्फोरस की और कैल्शियम की कमी होती है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी भागों में कितना प्रतिशत क्षेत्र को वन छांचित करने की आवश्यकता है? तो 25% वन छांचित करने की आवश्यकता है, यानी कि 33.3% वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य है भारत राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में। इसके अनुसार मैदानी भागों में 25%, पर्वतीय भागों में 60% क्षेत्र का वन छांचित करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो गंडक परियोजना में आपका सम्मिलित जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये दोनों आपका सम्मिलित है, इसीलिए आंसर आपका ई हो जाएगा। 1959 में एक समझौता के अनुसार नेपाल भी इसमें सम्मिलित हो गया। भारत का कौन सा राज्य सबसे कम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो वो हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम और मेघालय सिर्फ एक राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जबकि गोवा, त्रिपुरा 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सिक्किम पश्चिम बंगाल से, मेघालय असम से अपनी सीमा साझा करता है। 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन 2 अक्षांश के बीच पाए जाते हैं? तो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन नंबर डी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पाए जाते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, गंगा के दक्षिण तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे टाल कहते हैं। गंगा के दक्षिणी तट से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र मिलते हैं जो टाल कहलाते हैं। इसमें बाढ़ का जल भर जाता है। अगला है घोघा छाप झील। घोघा छाप झील वर्षा के अतिरिक्त किस नदी से जल ग्रहण करता है? तो ये महानंदा से जल ग्रहण करता है। कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड में स्थित घोघा छाप एक बड़ी झील है। ये लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और इस झील में पानी की आपूर्ति मानसून के जल प्रवाह और महानंदा नदी के बरसाती अतिरिक्त से होता है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है? तो इस दोनों के बीच 19.7% का अंतर है, पुरुष और महिला साक्षरता के बीच। 2022-23 में जेंडर बजट के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत महिलाएं के पास अपना मोबाइल फोन है? 51.4% महिला के पास। 2022-23 के बजट के अनुसार 51.4% महिला के पास अपना मोबाइल फोन है। 94 नंबर प्रश्न है, गंगा जलपूर्ति योजना के तहत बिहार के किन जिलों में गंगा का जल पहुंचाया जा चुका है? तो जलपूर्ति योजना के तहत नालंदा, गया जो है नालंदा हो गया, फिर गया हो गया, यहाँ गंगा जल पहुंचाया जा चुका है, इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा। सोन नहर द्वारा निम्नलिखित में से किस जिला में सिंचाई नहीं होता है? नवादा में सोन नहर का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार 1869 से 74 के बीच में करवाया था और इस नहर से भोजपुर, रोहतास, बक्सर जिले में सिंचाई होता है। बाद में पटना, औरंगाबाद, जहाना, अरवल जिले पूर्णतः और अंशतः सिंचाई के लिए सोन पर आश्रित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, पंचायती राज संस्थाओं के लिए सरलीकृत कार्य आधारित लेखा अनुप्रयोग ई ग्राम स्वराज किस वर्ष आरंभ किया गया? तो ये आरंभ किया गया था 2020 में। पंचायती राज संस्थाओं में ई गवर्नेंस को मजबूती प्रदान करने के लिए 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचायती राज संस्थाओं के लिए सरलीकृत कार्य आधारशिला लेखा अनुप्रयोग ई ग्राम स्वराज आरंभ किया गया। 97 नंबर प्रश्न है, कृषि लागत एवं मूल्य उद्योग कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर परामर्श देता है? तो 23। एक समान वित्त एवं संतुलित मूल्य ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर परामर्श देना है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से अक्टूबर 2022 में जारी महारत्न कंपनी की समूह सही नहीं है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारतीय तेल निगम, कोल इंडिया सही है आपका। गेल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वाइल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ये नहीं होगा। ऑप्शन सी कौड़ा सही नहीं है। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अक्टूबर 2022 में महारत्न कंपनी की सूची जारी की गई जिसमें 12 कंपनियां शामिल हुआ।
इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वाइल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये तीनों कंपनियां आपका नवरत्न कंपनियों की है और नवरत्न कंपनियों की संख्या 12 है। 99 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत के आर्थिक विकास का एक ब्लूप्रिंट कहे जाने वाले बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू ने आधिकारिक तौर पर इस योजना को स्वीकार किया था। उसके बाद दिया हुआ इस उद्योग के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपति ने की थी। इसमें नियोजन के विचार पर पुरजोर समर्थन किया गया। इस प्रश्न का आंसर आपका ई हो जाएगा। 1944 में देश के कुछ अग्रणी उद्योगपति ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुंबई प्लान के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने आधिकारिक तौर पर इस योजना को स्वीकार नहीं किया, इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा शुरू मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो वृद्ध पेंशन योजना में इस योजना की शुरुआत 2019 में होती है, सही है। इसमें जो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा नहीं। इस योजना के तहत अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन या सरकारी पेंशन से लाभान्वित नहीं होने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे, तो इसीलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिवर्स माइग्रेशन के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। रिवर्स माइग्रेशन दिया है, पिछले राज्यों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ेगा, पिछड़े राज्यों को रोजगार का संकल्प उत्पन्न होगा, विकसित राज्यों की आर्थिक विकास की गति तेज होगी। सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से सही उत्तर आपका पिछड़े राज्यों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव होगा और पिछड़े राज्यों में रोजगार का संकट उत्पन्न होगा। रिजर्व माइग्रेशन के संदर्भ में यही दो कथन सही है। जनवरी 2018 में केंद्र सरकार द्वारा जारी चुनावी बॉन्ड योजना के तहत चुनावी बॉन्ड कितनी राशि तक जारी की जाती है? तो 1000 से लेके जो होता है वो आपका कितना तक जारी किया जाता है? 1000 रुपया से लेकर 1 करोड़ रुपया तक जारी किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 से लेकर 1 करोड़ तक। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना एवं उसके मॉडल का सही मिलान करें। तो चलिए मिलान करते हैं। पंचवर्षीय योजना डीपी धर यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल था। 6ठी पंचवर्षीय योजना ग्रोथ मॉडल था, ग्रोथ मॉडल, इसका डी हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना था प्रणब मुखर्जी और 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 24 सितंबर 1960 को होती है वाशिंगटन डीसी में। ये प्रमुख निर्धन राष्ट्रों को ऋण अनुदान प्रदान करता है। देश में 20 से 40 वर्ष तक अनुदान राशि प्रदान की जाती है, जिसके बदले सदस्य देशों को 0.75% की दर से सेवा शुल्क का भुगतान करना होता है। मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, ना कि घटता है। ये कथन आपका गलत है। साथ ही वस्तुएं का मूल्य घट जाता है, वस्तुएं का मूल्य जो है वो घट जाता है। उसके बाद है वस्तुओं का मूल्य घटता है, सही है। और जब देश का भुगतान संतुलन सकारात्मक हो तो विदेशों से स्वयं अथवा पूंजी का निरंतर आयात होने पर मुद्रा की मात्रा में न तो वृद्धि होती है और न वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है, तो मुद्रा संकुचन की स्थिति बनी रहती है। आंसर आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 106। पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय और शिवहर जिला के प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2019-20 में कितना अंतर था? तो इस दोनों के बीच का अंतर आपका 1.12 लाख का होगा। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला शक्ति के महत्व को पहचानते हुए कौन सी योजनाएं नहीं शुरू की गई? तो इसमें योजना जो शुरू हुई है वो महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उपयुक्त सभी योजनाएं हैं। इसीलिए मिशन शक्ति, पोषण 2.0, मिशन वत्सला, सक्षम आंगनबाड़ी। आंसर ई हो जाएगा, सभी शामिल हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में रेलवे से संबंधित कौन सा शब्द है? कवच आपका रेलवे से संबंधित है। केंद्रीय बजट में 2022 में वर्णित कवच का संबंध रेलवे से है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है? 350 किलोवाट बिजली की खपत प्रति व्यक्ति है बिहार में।
बिहार में वर्ष 2020-21 के दौरान द्वितीय प्राथमिक क्षेत्र में प्रतिशत का अंतर कितना है? 0.3 द्वितीय और प्राथमिक के बीच डिफरेंस है। चाल और वेग के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। चाल दिया है कि प्रति इकाई समय वस्तु के द्वारा की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। सही चुनना है, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, गलत है। देखिए, प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल है, सही है। प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग होता है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहते हैं। चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये कथन आपका गलत है। वेग वस्तु की चाल एवं दिशा को भी व्यक्त करता है, इसीलिए कथन आपका 1 और 3 ही केवल सत्य होगा, 1 और 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। किसी वस्तु यानी पदार्थ में किसी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है, तो वो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक बनता है। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर पीला रंग दिखाई देता है? तो सोडियम की उपस्थिति के कारण पटाखा फूटने पर पीला रंग दिखाई देता है। निम्न में से कौन सा दाब का एसआई मात्रक है? तो दाब का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर वर्ग मीटर होता है। अगर वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पास्कल होता है। आंसर नंबर डी। श्वसन जो है, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? तो श्वसन की रेस्पिरेशन जो होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय, तब किस रंग का होता है? तब वो बैंगनी रंग का होता है। ओरिजिनल कलर उसका बैंगनी होता है। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, वह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण जो डंक जैसा फील होता है। निम्न में से किस घोल में विद्युत चालकता नहीं है? तो ग्लूकोज में जो है ग्लूकोज, इस प्रश्न का आंसर ग्लूकोज के घोल में विद्युत चालकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 119। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर। ऑप्शन सी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम का स्पष्टीकरण प्रदान करता है। निम्न में ऊर्जा विकिरण के प्रकारों में ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा? तो ऊर्जा सबसे पहले एक्सरे होगा, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर दृश्य प्रकाश, फिर इंफ्रारेड होगा। ऑप्शन सी। ऊष्मागतिकी का निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस के प्रचार की व्याख्या करता है? तो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम गैस के प्रसार की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी। परमाणु रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए किसकी लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें लंबी छड़े का उपयोग किया जाता है। विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की गति को तीव्र होती है और इन न्यूट्रॉनों की गति को मंदित करने के लिए भारी जल ग्रेफाइड का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। और इसमें जो होता है विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए कैडमियम बोरॉन की लंबी छड़े का प्रयोग किया जाता है। दोनों होगा तो आंसर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। इसमें दिया है इथाइल अल्कोहल के रूप में मोटर व हवाई जहाज़ों में ईंधन, ये सही है। मिथाइल अल्कोहल कृत्रिम रंग बनाने में, ये भी सही है। ग्लिसरॉल जूतों की पॉलिश में, पायरीन आग लगाने में, ये कथन आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पायरीन मिथाइल अल्कोहल का उपयोग पेंट और वर्निश के लिए विलायक के रूप में होता है। इसका मुख्य उपयोग फॉर्मल्डिहाइड के निर्माण में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, वाहन के ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है और परफ्यूम और औषधियों के निर्माण पर भी इसका उपयोग किया जाता है। पायरीन का उपयोग बिजली से लगे आग बुझाने में किया जाता है। ठीक है। कोबाल्ट 60 जिसे विकिरण चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है उत्सर्जित करता है, गामा किरणें उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 16। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ क्षारक नहीं है? तो दुर्लभ क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें प्रसरित रंग का प्रयोग होता है? तो अल्ट्रासाउंड मशीन में, कीड़ों को नष्ट करने में, छिपी वस्तुओं को खोजने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में। उपयुक्त सभी विकल्प में प्रसरित रंग का प्रयोग होता है। आंसर आपका ई हो गया।
एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। इसमें से आयतन जो है वो राशि सदिश नहीं है, बाकी आपका सभी सदिश राशि का उदाहरण है। लोलक की कला अवधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक का जो कला अवधि होती है उसके लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भ्रूण विज्ञान का पिता वॉन वेयर को कहा जाता है। वॉन वेयर को। विज्ञान शाखा के जनक जो है भारतीय वनस्पति विज्ञान विलियम रॉक्सबर्ग होगा। सूक्ष्मजीवी का ल्यूवेनहॉक, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के वॉन वेयर और सूजनकी का फ्रांसीसी गॉल्टन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में औसत कथन की पहचान करें। इसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। इसे सर्वप्रथम जे सिंगर ने देखा था। बिल्कुल गलत। इसे सर्वप्रथम जो है माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने देखा था और अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट तथा बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण कोशिका को ऊर्जा घर के नाम से भी जाना जाता है। 132 नंबर है, इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज किस पौधे में की थी? तंबाकू के पौधे में इवानोव्स्की ने जो है विषाणु की खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने रिसस बंदर में किस तत्व का पता लगाया? RH तत्व का प्रयोग किया था। RH तत्व का, RH फैक्टर जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। वर्णवत्ता के संबंध में औसत कथन की पहचान करने। देखिए यह इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति लाल हड़ा की पहचान नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। यह अनुवांशिकी रोग है। ये भी सही है। स्त्रियां इस रोग से तभी प्रभावित होती है जब इनके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित होता है। ये भी सही है। वर्णवत्ता की स्थिति में पुरुष में भी दोनों गुणसूत्र XY का प्रभावित होना आवश्यक है। ये डी आपका जो है वो कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक नर हार्मोन है? तो नर हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन जो है एक नॉर्मल, एंड्रोजोन्स जो है ये नर हार्मोन है। पत्ती के संबंध में निम्न में से औसत कथन की पहचान करें। पत्ती मुख्यतः 2 भाग वर्णवृत्त और वर्णदल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ये कथन आपका औसत है। पत्ती के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, लीफ बेस यानी पर्णाधार, पर्णवृत्त और पर्णदल। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सेब, पोम, केला, पीपो ये सुमेलित नहीं है। केला, पेपो, केला एक बेरी है। क्या है? केला एक बेरी है। इसे खाए जाने वाला भाग मध्य भाग और कलावित्ती होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम जिस प्रकाश में होती है वो होता है बैगनी कलर। बैगनी में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है। विस्थापन के संदर्भ में औसत कथन की पहचान करें। विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। विस्थापन एक अदिश राशि है। ये स्टेटमेंट आपका कथन असत्य है क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है ना कि अदिश राशि है। सभी जैविक यौगिक में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व निम्नलिखित में से क्या है? तो वो कार्बन है। सभी मूल तत्व कार्बन। अब आपका 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का होगा। इसे डायरेक्ट आंसर करते हैं। आंसर सी हो जाएगा 141 का। 142 का आपका ए हो जाएगा। ए हो जाएगा 9 बजकर। उसके बाद 43 का हो जाएगा आपका 43 नंबर प्रश्न का आंसर ए। 44 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न का आंसर है बी। 46 नंबर प्रश्न का आंसर है ए। 47 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर सी हो जाएगा और 48 नंबर का भी बी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा और 50 नंबर का डी हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।